अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 2 जुलाई 2025 है, बुध का दिन है। मैं तकरीबन 2 दिनों के बाद इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लौट रहा हूँ और इसी निस्बत से बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं, जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है, पाकिस्तान से है, अमेरिका से है, डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के झगड़े से है कि इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये नया फड्डा जो उन्होंने शुरू कर लिया है, इसके पीछे इलॉन मस्क के क्या मकासद हैं, डोनाल्ड ट्रंप इलॉन मस्क का क्या बिगाड़ लेंगे जो इतनी धमकियां दे रहे हैं। और पाकिस्तान में इमरान खान से है, जिन्होंने एक बार फिर 10 मुहर्रम के बाद एक एहतजाज की कॉल देने का उन्होंने फैसला किया है, जिसका हमें उस वक्त पता चला जब मंगल के दिन उनकी हमशीरा जनाब अलीमा खान साहिबा ने एक प्रेस टॉक की। उस प्रेस टॉक उनकी मुलाकात तो नहीं होने दी गई, उनकी दूसरी बहनें जो हैं डॉक्टर उज़्मा और नौरीन की मुलाकात हुई इमरान खान से, और वहाँ इमरान खान ने एक मैसेज दिया है प्रोटेस्ट के हवाले से। और उस प्रोटेस्ट की जो हिकमत अमली और स्ट्रेटजी है वो सलमान अकरम रारा साहब जो हैं वो बताएंगे लोगों को। ये और बात है कि सलमान अकरम रारा साहब को इमरान खान साहब के साथ मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, और इसी तरह से इमरान खान के जो वकील हैं, जैसे सलमान सफ्तर हैं, बैरिस्टर सलमान सफ्तर, उनके जो दूसरे स्पोक्स पर्सन हैं, जो वकील भी हैं न्यासी जो हैं, उनको भी इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया। तो ये सब डेवलपमेंट्स मेरे सामने है, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो भी है, यकीनी तौर पे ये एक डेवलपमेंट है जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान के इंतहाई मकबूल, पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेलीविजन एंकर पर्सन एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब हामिद मीर साहब ने अंग्रेज़ी में वीडियोस करनी शुरू कर दी हैं लार्जर वर्ल्ड के लिए। और उनकी जो वीडियो नंबर 4 है, जिस तरह से गेट नंबर 4 हुआ करता था, इस तरह से उनकी जो वीडियो नंबर 4 है उसमें उन्होंने धमकी लगा दी है हिंदुस्तान को भी और इसराइल को, और उन्होंने कहा है कि किसी गलतफहमी में ना रहें। और हामिद मीर साहब ने इसराइल को और हिंदुस्तान को, यानी नरेंद्र मोदी को और नेतन्याहू को, उन्होंने ये बता दिया है कि अगर आपने पाकिस्तान की तरफ बुरी आंख से देखा तो पाकिस्तान दोनों को, इसराइल को भी और हिंदुस्तान को भी डीन्यूक्लियराइज कर सकता है। मुझे याद है जब हम सब पाकिस्तान में हुआ करते थे, आज से बहुत साल पहले, हंसी खुशी थे, आपस में भी अच्छे ताल्लुकात थे। उस ज़माने में भी हामिद मीर साहब ने और एक और टेलीविज़न एंकर पर्सन ऐसे थे जिन्होंने अपने टेलीविज़न प्रोग्राम के अंदर एक ऐसे यंग नौजवान पाकिस्तानी इंजीनियर को बुलाया था जिसने पानी से चलने वाली कार जो है वो ईजाद कर ली थी। बाकायदा इस हवाले से टेलीविज़न प्रोग्राम हुए थे। तो ये तमाम बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट्स हैं, और इससे ज़ाहिर है बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जिनकी तरफ मैं चलना चाहूँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपको रिमाइंड करवाऊँगा, याद करवाऊँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को प्रेस करें, इसके ऑल नोटिफिकेशंस और यूट्यूब को खोलें, और इसका जो व्हाट्सएप चैनल है जिसको मैं बार बार एडवर्टाइज़ करता हूँ, जिसका लिंक मैं पिन ट्वीट में भी देता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ, उसको मैं ट्वीट करता हूँ, एंड स्क्रीन में भी आपको ये मिलेगा। इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। इस चैनल से, इसमें तकरीबन 33 हज़ार, ऑलमोस्ट इसमें अब 33 हज़ार लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं, और ये चैनल बड़ी मदद करता है आप तक बराह रास्त पहुंचने के लिए। अब सबसे पहले मैंने चलना तो हामिद मीर साहब की तरफ है, लेकिन 2 मुझे छोटी छोटी माफ़ियाँ और अपॉलॉजीज मांगनी है। एक साहब ने लिखा है कि डॉक्टर साहब, लफ्ज़ जीनोसाइड नहीं होता जो आप बार बार जीनोसाइड बोलते रहते हैं। लफ्ज़ ऑफ कोर्स वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, द राइट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इज़ जेनोसाइड। और लेकिन चूंकि हम आपस में सुनते रहते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों को, तो जिस तरह से हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी सारे कंटिन्यू को कॉन्टिन्यू कहते हैं, तो मुझे भी खैर मुझे तो पता ही है कि ये कॉन्टिन्यू नहीं है, कंटिन्यू है, लेकिन गलत लफ्ज़ मैंने पिक कर लिया। यस, आप सही कहते हैं, बिल्कुल, थैंक्स फॉर करेक्शन, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज़ जेनोसाइड। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने जो इंटरव्यू किया था डॉक्टर सेनेटर साउद अनवर साहब के साथ, जो कनेटिकट से 4 दफ़ा सेनेटर मुंतखब हुए, बल्कि मेरी एक शिकायत भी है उस हवाले से कि वो बहुत अच्छी डिस्कशन थी, उसमें कुछ थोड़ा सा विजुअलाइजेशन उसकी मेरी मतलब उसकी कुछ लाइट इतनी अच्छी नहीं थी, कुछ साउंड का भी प्रॉब्लम था, थोड़ा सा कुछ रिकॉर्डिंग इश्यूज उसके ज़रूर थे, लेकिन बड़ी सीर हासिल, बड़ी ऑब्जेक्टिव, बड़ी इन्फॉर्मेटिव, पॉजिटिव वो डिस्कशन थी। मुझे बड़ा अफसोस है कि उसे GVS न्यूज़ के ऊपर सिर्फ 35 हज़ार लोगों ने देखा। वो डिस्कशन डिज़र्व करती है कि उसको 1 लाख लोग जो हैं वो देखें। बहरहाल उस डिस्कशन के अंदर मैंने ये कह दिया एक पॉइंट पे, हालांकि वो कोई बहुत ज़्यादा सीरियस आर्गूमेंट नहीं था, लेकिन मेरा उसमें कहना यह था कि हिंदुस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुकाबले में 2 से 3 गुना उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा। जहन में मेरा ये था एक फिगर में कि शायद पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो 1 मिलियन के करीब है। अक्सर लोग कहते हैं कि 1 मिलियन है, और मेरे ख्याल था कि हिंदुस्तानी 3.3 मिलियन के 3.5 मिलियन है। लेकिन बहुत से लोगों ने, आप में से बहुत से लोगों ने करेक्शन की है कि अकॉर्डिंग टू जो सर्वेज़ हैं प्योर रिसर्च के, और ख़ुद अमेरिकन हुकूमत के मैंने
نے چیک کیا ہے اس کے بعد کہ انڈین امریکن کمیونٹی کا سائز 5.1 سے 5.2 یا 3 ملین یعنی تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ اس وقت انڈین اوریجن کے امریکنز جو ہیں یہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں، جبکہ پاکستانیوں کے جو آفیشیل اعداد و شمار ہیں وہ تقریباً 7 لاکھ کے قریب ہیں۔ تو یوں ہندوستانی کمیونٹی جو ہے وہ 7 تقریباً 7 گنا سے بھی زیادہ بڑی ہے پاکستانی کمیونٹی سے، اینڈ دس نمبر اٹ سیلف ایکسپلینز کہ ان کی اتنی جو پریزنس ہے کانگریس کے اندر، سینٹ کے اندر، امریکہ کے اکیڈیمیا کے اندر، امریکہ کی سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل کمیونٹی میں، تو یہ بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال ٹو اپالوجیز فرام می۔ اب یہ بہت پرابلم ہے کہ اس چینل کو خاص سے پڑھے لکھے لوگ دیکھتے ہیں، میں نے اور کسی چینل پہ اتنے کرٹیکل قسم کے کامنٹ نہیں دیکھے، باقی سارے پوڈ کاسٹ میں لوگ زندہ باد ہی کرتے رہتے ہیں۔ اب آئے اس بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ کی طرف، جہاں حامد میر صاحب جو ہیں انہوں نے ہندوستان اور اسرائیل کو یہ خبر دے دی ہے، اور بہت انہوں نے مسکراتے یہ میسج دیا ہے نیتن یاہو کو اور جناب نریندر مودی کو، جس طرح سے ہندوستان نے 1973-74 میں اپنا پہلا جو نیوکلیئر جوہری دھماکہ کیا تھا اس کا نام ہندوستان نے رکھا تھا اسمائلنگ بدھا۔ تو اسی طرح اسمائلنگ بدھا کی مجھے یاد تازہ ہو گئی جب میں نے دیکھا کہ حامد میر صاحب نے اپنی جو یہ تقریباً 10 منٹ کی ویڈیو ہے، جو اصل میں 5 منٹ کی، مجھے ایسا لگتا ہے اس میں ریپیٹ کیے گئے ہیں سینٹینسز بار بار، تو اس کے آخر میں انہوں نے بڑے ہنستے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی غلط حرکت کی پاکستان کی طرف، اسرائیل اور ہندوستان نے مل کے، تو پاکستان دونوں کو ڈی نیوکلیائز کر دے گا، انہیں دونوں کو، ہندوستان کو اور اسرائیل کے نیوکلیئر پروگرامز یا نیوکلیئر کیپیسٹی جو ہے اس کو تباہ کر دے گا۔ Modi and Netanyahu must understand that Pakistan can denuclearize not only India but also Israel. How? میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بڑی انٹرسٹنگ خبر تو یہ ہے کہ حامد میر صاحب نے، اس سے پہلے کہ ہم ذرا نیوکلیئر چیز کا انالیسس کریں، ڈائسیکشن کریں، کہ حامد میر صاحب نے انگریزی میں جو ہے ویڈیوز کرنی شروع کر دی ہیں۔ پاکستان میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہندوستان کی جو ایک اینکر پرسن تھیں، جو وی آن میں سب سے پہلے ہمیں نظر آئیں، پالکی شرما صاحبہ، اف آئی کریکٹلی پروناؤنسنگ ہر نیم، تو پالکی شرما صاحبہ سے بہت لوگوں نے انسپریشن لی ہے۔ بولا ان سے کیوں انسپریشن لی؟ ان سے انسپریشن یہ ہے کہ وہ بھی ٹیلی پرومپٹر سے ہی بات کرتی ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ان کو دیکھا کہیں بول رہی تھیں، ان کو کسی چیف منسٹر نے کسی تقریب میں بلایا تھا، تو کہنے لگی کہ میرے پاس ٹیلی پرومپٹر ہی نہیں ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں کیسے بولوں۔ تو وہ بھی ٹیلی پرومپٹر کے ذریعے انگریزی میں بات کرتی ہیں، اور زبردست انگریزی ان کی ہے، لیکن ہے ٹیلی پرومپٹر والی انگریزی۔ تو اسی طرح اب بہت سے اور پاکستانیوں نے بھی ٹیلی پرومپٹر کی مدد سے انگلش جو انہوں نے بولنی شروع کر دی ہے۔ یہ جو انالیسس ہے حامد میر صاحب کا، اس کا پہلا بڑا پرابلم یہ ہے، انالیسس کا اوپننگ انالیسس ان کا یہ ہے کہ اسرائیل اور ہندوستان جو ہیں ان کا پاکستان کے ساتھ نظریاتی مسئلہ ہے، اور ہندوستان کے اندر جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی ہے اور جو اسرائیل کی صہیونی آئیڈیالوجی ہے، زائنسٹ آئیڈیالوجی ہے، یہ دونوں جڑ گئے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ان کا نظریاتی مسئلہ ہے۔ اس لیے یہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کا جو جوہری پروگرام ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے پاکستان پہ مل کے دونوں کے دونوں حملہ کر سکتے ہیں، اور اس میں ہندوستان جو ہے وہ اسرائیل کی ایئر فورس کو اسپیس بھی جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتا ہے۔ اس میں ایک ٹینی مینی چھوٹا موٹا سا ایک پرابلم ہو گیا اس کے شروع میں ہی، اس انالیسس کے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی ایسا جوہری پروگرام نہیں ہے عراق کے اوسرک کی طرح یا سیریا میں کے پروگرام کی طرح یا ایران کے پروگرام کی طرح، جسے کوئی آئے گا اور اسے بم مار کے تباہ کر دے گا، جس طرح سے کہ امریکہ نے اصفہان کے اوپر یا فردو کے اوپر جو انہوں نے اپنے مدر آف آل بومز جو ہیں وہ ڈراپ کیے ہیں۔ اچھا، بائی دا وے، چونکہ بات ہو ہی رہی ہے تو میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو کہا تھا کہ سارے کے سارے صہیونی اور امریکن اینالسٹ جو ہیں وہ مسلسل ڈونلڈ ٹرمپ کو پسپائی پہ، ڈیفینسو پہ ڈال رہے ہیں۔ پینٹاگون، ڈونلڈ ٹرمپ اور CIA یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فردو کو اور اصفہان کو تباہ کر دیا ہے، بہت مکمل اوبلیٹریٹ کر دیا ہے، جبکہ باقی سارے امریکن ایکسپرٹ اور اسرائیلی ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو کچھ چند مہینے کا اس کو ریورسل ہوا ہے۔ اب ایران کے فورن منسٹر جناب عباس اراغچی صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک بڑی اسٹریٹجک موو کی ہے۔ وہ امریکہ کے ایک بہت بڑے براڈ کاسٹر CBS کے اوپر اپیئر ہوئے ہیں، اور وہاں پر بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی اب تک کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ فردو کو بہت ہی سگنیفیکنٹ، بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے ایران کی نیوکلیئر تنصیبات کو، اور ایران کی جو ایٹامک ایجنسی ہے وہ بہت جلدی اس کے اوپر اپنی ڈیٹیل اسیسمنٹ جو ہے وہ دینے والی ہے۔ چلیں اب واپس آ جائیں اس ساری سچویشن پہ۔ تو پاکستان کا پاس کوئی ایسا جوہری پروگرام اس اسٹیج پہ نہیں ہے۔ پاکستان کو ایک اوورٹ ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور بنے ہوئے 30 برس سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور میں نے جب کوئک ریسرچ کی گوگل پہ اور گروک کے اوپر تو وہیں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے پاس ایسٹیمیٹڈ 100 سے 170 نیوکلیئر ویپن پروگرام ہیں جو ڈسپرسڈ ہیں، اور تقریباً 27 سے 30 مختلف مقامات کے اوپر یا اس سے بھی زیادہ جگہوں پہ ان کو رکھا گیا ہے، جو بہت زیادہ ویل گارڈڈ ہیں۔ پاکستان کے پاس ایک نیوکلیئر کمانڈ اتھارٹی ہے، پاکستان
पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड है. अकॉर्डिंग टू इवन दी जो AI ड्रिवन एप्स हैं, एनी काइंड ऑफ अटैक बाय इसराइल एंड इंडिया, जिस तरह का लोग स्पेकुलेट करते हैं ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया पे, उसके बड़े ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और उसके नतीजे में रिस्पॉन्स होगा. उसके नतीजे में बाकायदा उसको कहा गया है कि ये एक स्ट्रेटिजिक सुसाइड होगी, बड़ी मिसकैलकुलेशन होगी. अगर अमेरिका भी इसमें शामिल हो जाए अकॉर्डिंग टू द AI ड्रिवन एनालिसिस, तो शायद इसमें कोई कामयाबी के चांसेस हों. लेकिन अकॉर्डिंग टू द AI एनालिसिस, यूनाइटेड स्टेट्स की बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड वाशिंगटन लुक्स अपॉन पाकिस्तान एज अ बैलेंसर इन साउथ एशिया. और यूनाइटेड स्टेट्स की कोई पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह करने की, ना ही उनका ख्याल है कि इसको तबाह किया जा सकता है. मैंने पिछले वीडियो में आपको एक स्टोरी दिखाई थी न्यूयॉर्क टाइम्स की, जिसमें एक एनालिसिस ये छपा था कि अब नॉर्थ कोरिया को ये कहना कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करें बेसूद हो चुका है. अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि नॉर्थ कोरिया के साथ ऊपर से सैंक्शंस हटाई जाएँ, ताकि नॉर्थ कोरिया जो धड़ाधड़ मिसाइल बनाता चला जा रहा है और अमेरिका के तमाम पैसिफिक के बेसिस को और अमेरिका के जितने बड़े शहर हैं उनको उन्होंने टारगेट किया हुआ, ताकि ये वाला मामला ख़त्म हो और कोई वो भी सुख का चैन ले और अमेरिकी भी सुख का चैन लें. अब इसमें मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में मुसलसल आपको पता है ये बात कही जाती है कि हमें अंग्रेज़ी के अंदर प्रोग्राम करने चाहिए, अंग्रेज़ी में, ताकि दुनिया हमें अंडरस्टैंड कर सके. मैं आपको पता है अरसे से इंग्लिश चैनल को डेवलप करना चाह रहा हूँ. इसमें एक बहुत बड़ी सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है. हर फील्ड इंग्लिश चैनल का मैं पाकिस्तान में हिस्सा था, जियो का भी, एक्सप्रेस के ऊपर भी मैं बहुत अपीयर हुआ, मुझे खासी इसकी अंडरस्टैंडिंग है. इंग्लिश बोलने का मसला नहीं है दैट यू हैव टू स्पीक इंग्लिश एंड द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू लिसन टू यू. इसका बिल्कुल ऐसा ड्रामाबाजी, ऐसी कहानी नहीं है. You have to have the narrative, you have to have the substance, you have to have an ability to connect the link and synchronize and resonate with this certain kind of audience. आपके पास कंटेंट होना चाहिए जिसको लोग इंग्लिश में सुनना चाहते हैं. सिर्फ अंग्रेज़ी बोलने का मसला यहाँ पे नहीं है कि आप टेलीप्रॉम्प्टर खोलें और अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दें और कोई आप AI से कुछ लिख के ले आएँ और वो बोल दें वहाँ पे आके. ये मामला इतना सादा नहीं. अब पाकिस्तान के मुमताज़ टेलीविज़न एंकर पर्सन हामिद मीर साहब ने तो ख़तरनाक पैगाम दे दिया जनाब नरेंद्र मोदी को और नेतन्याहू को कि हम डीन्यूक्लियराइज़ कर सकता है पाकिस्तान उन दोनों को. लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो बाकी मुक़्तदर हलके हैं और लोग हैं, वो कुछ और मामलात के बारे में ज़्यादा सीरियसली सोच रहे हैं. उसमें एक शख्स का नाम है वज़ीर आज़म, जो फॉर्म 47 के लोग उनको कहते हैं. प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक इमरजेंसी ऑपरेशनल सेंटर की उन्होंने जाके मीटिंग अटेंड की, जहाँ उसकी हेडलाइन ये लगी है, जो मैं आपको साथ साथ हेडलाइंस वाला दिखा रहा हूँ. हेडलाइंस उसकी ये लगी है कि इंडिया के डिज़ाइंस की वजह से ये बड़ा सख्त ज़रूरी हो गया है कि पाकिस्तान अपनी पानी की रिजर्वायर कैपेसिटी को बढ़ाए. और उसमें उन्होंने हिंदुस्तान की जो अबेयंस है ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, उसको शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा कंडेम किया. लेकिन एट द सेम टाइम जो हेडलाइन पाकिस्तान में गुज़श्ता 48 घंटों से बार बार लग रही है वो ये है कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जो है, मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स, मोफा ने बहुत शुक्रिया अदा किया है हेग में जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, PCA, उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया कि 27 जून को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने जो सप्लीमेंटल डिसीजन दिया है किशन गंगा के डिसीजन में, जो कहीं जून 2024 से उनके सामने केस था, उस पर पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस बड़ा शुक्रगुजार है. बिकॉज उस सप्लीमेंटल डिसीजन के ज़रिए जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है उसने इंडस वाटर ट्रीटी की वैलिडिटी और कंटिन्यूएशन को अफर्म कर दिया. ये वैसे इंटरप्रिटेशन पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की होगी, सही है इंटरप्रिटेशन, अब हमें नहीं पता कि हिंदुस्तान के फॉरेन ऑफिस की क्या इंटरप्रिटेशन है. बहरहाल ये एक एग्जिस्टिंग केस है किशन गंगा के हवाले से, जिस पे एक सप्लीमेंटल डिसीजन आया है जून 2025 के आखिर में 27 जून को, जिससे पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ये कहता है कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कोर्ट ने ये कहा है कि दिस इज़ अ वैलिड ट्रीटी, दिस इज़ अ कंटिन्यूइंग ट्रीटी. कोर्ट इसको इंटरप्रेट कर सकती है और इसका मतलब ये है कि इस ट्रीटी को, जो ट्रीटी खुद से कहती है कि इस ट्रीटी, जैसे कि खुद वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जो है, मेरा ख्याल है अजय बंगा साहब, उन्होंने हिंदुस्तान में ही जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये इंडस वाटर ट्रीटी को हिंदुस्तान हेल्ड इन अबेंस नहीं कर सकता. इस ट्रीटी को या आप ख़त्म कर सकते हैं, और ख़त्म भी सिर्फ उसको करेंगे, ये ट्रीटी बनी ही इस तरह से है कि यू कैन ओनली रिप्लेस द ट्रीटी विद अनदर ट्रीटी. बहरहाल ये इश्यूज़ हैं इस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के जहन में, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के जहन में, क्योंकि हिंदुस्तान ने पानी बंद कर रखा है. मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हिंदुस्तान ने मजबूरन, उन्होंने चनाब के ऊपर सलाल डैम है उसको उन्होंने खोलना पड़ गया, बिकॉज उनके पीछे वाटर रिजर्वायर कैपेसिटी उनके पास नहीं है. लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में पानी की तंगी और पाकिस्तान में कमी जो है, जो उसकी महसूस की जा रही है. लेकिन इसके अलावा भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जहाँ हम डीन्यूक्लियराइजेशन वगैरह की बात कर रहे हैं. ये मेरे हाथ में, कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाता हूँ, कि पाकिस्तान का अंग्रेज़ी का एक बड़ा खूबसूरत अखबार है, कराची से निकलता है, प्रोफेशनल पेपर है, बिज़नेस रिकॉर्डर. ये बिज़नेस रिकॉर्डर की एक स्टोरी है मेरे हाथ में, जिसका टाइटल और उन्वान ये है, रैंक्ड 100
सेलिब्रेट लाइक नंबर वन, यानी पोजीशन तो आई है, रैंक तो है नंबर 100वां 100, लेकिन उसको सेलिब्रेट ऐसे किया जा रहा है जैसे कि हम नंबर वन आए। और ये बुनियादी तौर पे ये है कि पाकिस्तान में बजट के बाद बहुत ज़्यादा हुकूमत सेलिब्रेट कर रही है कि हम बहुत, अब हमारी ज़बरदस्त हालात ठीक हो गए हैं, इन्फ्लेशन हमने कंट्रोल कर ली, हमने डॉलर को मैनेज कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब इसमें से चंद जुमले अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ अंग्रेज़ी में, मुझे माफ़ कर दिए, अंग्रेज़ी में पढ़ के सुना सकता हूँ, साथ उर्दू में भी कमेंट कर दूंगा। यहाँ पर एक्चुअली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, और उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल की जा रही है वही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की एक ग्लोबल मोबिलिटी जो है वो हो गई है। तो इसके बारे में बिजनेस रिकॉर्डर ने ये एनालिसिस ये लिखा है, टेक फॉर इंस्टेंस द रीसेंट स्पेक्टिकल ओवर द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पे जो बड़ी खबर डाली गई है पाकिस्तान में। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान's ऑफिशियल एक्स यानी ट्विटर अकाउंट प्राउडली डिक्लेयर्ड Pakistan's passport earns global recognition, hailing it as a notable milestone in global mobility. Sounds pretty impressive until you read the fine print. Pakistan ranks 100th out of 103. Only Syria, Iraq and Afghanistan are below. यानी टोटल ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो 103 पासपोर्ट्स का कंपैरिजन कर रहा है, और उसमें पाकिस्तान जो है वो नंबर 100 के ऊपर है, और पाकिस्तान से नीचे सिर्फ शाम है, अभी सिविल वॉर से वो निकले हैं, वो भी ऊपर चले जाएंगे, इराक है, उनके भी बड़े बुरे हालात हैं, और उसके नीचे अफगानिस्तान है। बाकी सारे मुल्क जो है पाकिस्तान से ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है इसको ग्लोबल मोबिलिटी के तौर पे सेलिब्रेट कर रही है। आगे एक दो पैराग्राफ के बाद आगे जो एक और पैराग्राफ है, ये मैंने रेड रंग से रखा है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। इसमें उन्होंने लिखा है कि नेवर माइंड दैट पाकिस्तान, अच्छी अंग्रेजी बड़ी अच्छी है इस अखबार की, वैसे इसको अगर सिर्फ आप अंग्रेजी के लिए देखें, डॉन वगैरह ऐसी अंग्रेजी नहीं लिखते। नेवर माइंड दैट पाकिस्तान ग्लोबल मोबिलिटी स्कोर ऑफ 32 means visa free or visa on arrival access to just 32 countries. उन्हें कहा है कि 32 ममालिक ऐसे हैं इसमें जिसमें पाकिस्तान को वीज़ा ऑन अराइवल जो है अपने पासपोर्ट के ऊपर मिल सकता है। फिर आगे वो लिखते हैं, a list that could double as a geography quiz most Pakistanis would fail. ये एक ऐसा जोग्राफिया का इम्तिहान और क्विज होगा उन मुल्कों के, जब हम नाम देखेंगे कि अक्सर पाकिस्तानी जो है उसमें फेल हो जाएंगे, बिकॉज इनके नाम ही किसी को नहीं पता कि ये वो मुल्क हैं जहाँ पे पाकिस्तानियों को बगैर वीज़ा के पासपोर्ट पर एंट्री मिलती है। ये हैं कौन से मुल्क, ये नाम आप सुने, आप ज़रा ये वाकई नाम सुनने वाले हैं। पहला है टुवालू, TUVALU, टुवालू, ये किधर है भाई, किसी को नहीं पता। नियो, NIEU, नियो, और पलाओ आइलैंड्स ऑन अ मैप, और इवन स्पेलिंग भी नहीं किसी को पता। उसके बाद आगे जहाँ पे हमें वीज़ा फ्री एक्सेस मिल रही है उसमें वनुआतू, VANUA, वनुआतू होगा, माइक्रोनेशिया एंड मॉन्सेरात। ये बेसिकली बिजनेस रिकॉर्डर की स्टोरी है कि ये क्या किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं अपने डिजिटल मोबिलिटी के चक्कर में। तो बहरहाल ये हालात हैं जहाँ पे हम डीन्यूक्लियराइज करने चले हैं इसराइल और हिंदुस्तान को साइमल्टेनियसली। ये भी नहीं कि कोई एक को हमने करना, दोनों को ही हम करने चले। अब आए कि हम तो करने चले हैं इंडिया को डीन्यूक्लियराइज, और हमारा ये ख्याल भी है, किसी का ख्याल है कि हिंदुस्तान बड़ा सीरियसली गौर कर रहा है और वो बहुत फोकस है कि उन्होंने पाकिस्तान पे हमला करना है इसराइल के साथ मिलके, तो बड़ी जंगी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन वहाँ से कुछ और किस्म की खबरें आ रही हैं। वहाँ जो हमें खबरें आ रही हैं कुछ इस किस्म की हैं कि इस हफ्ते हिंदुस्तान की इकॉनमी और वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो एक्सपेक्ट करती हैं कि अमेरिका और हिंदुस्तान के दरम्यान में ट्रेड डील जो है वो फाइनलाइज हो जाएगी। और हिंदुस्तान का जो मिशन आया हुआ है वाशिंगटन में, उसने अपने ट्रिप में कुछ दिनों का मजीद इजाफा कर लिया। वो चाहते हैं कि फीता काट के यहाँ से निकलें, और इसके नतीजे में गुज़िश्ता 24 घंटों में हिंदुस्तान की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी स्टॉक मार्केट में बड़ी रैली हुई है, उनकी प्राइसेस इजाफा हो गए। कौन सी कंपनीज हैं? सारी टेक्नोलॉजी टाइप कंपनीज हैं। इन्फोसिस है इसके अंदर, टेक महिंद्रा है, इसके अंदर टाटा स्टील है, इसके अंदर टाटा मोटर्स है, इसमें टाटा कंसल्टेंसी है। इन सब के स्टॉक्स में इजाफा हुआ, पता नहीं क्यों हुआ है। बहरहाल, और डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं, खप पड़ी हुई क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो $45 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट और गैप है इंडिया और यानी ये सरप्लस है हिंदुस्तान के फेवर में, इससे फिल करना है। 3-4 एरियाज़ हैं जिसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक ऑटो पार्ट्स हैं, ऑटोज़ हैं। दूसरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, फार्म प्रोडक्ट जिसमें कॉर्न भी है, इसे कहते हैं हिंदुस्तान इंपोर्ट करे अमेरिका से। उसके अलावा तीसरा मसला है क्वालिटी कंट्रोल रिस्ट्रिक्शंस का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, पाकिस्तानी बिजनेसेस जब भी बात होती थी आखिरी दफ़ा तो 2014 में हुई, तो पाकिस्तानी बिजनेसेस हमेशा कहते थे कि हिंदुस्तानी बड़ी डंडी मारते हैं, और उन्होंने अपनी मार्केट के अंदर क्वालिटी कंट्रोल लैब्स बनाई हुई हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स और मसनूआत जो हैं वो हमारे क्वालिटी कंट्रोल पे पूरी नहीं उतरती, और ये सब उनका फ्रॉड और ड्रामा है। ये बेसिकली एक ट्रेड बैरियर है।
تو مجھے لگتا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہندوستانیوں کی مارکیٹ جو ہے اس میں ایسے ٹیکنیکل سٹینڈرڈز ہوں کہ پاکستانی مصنوعات جو ہیں اس پہ پوری نہ اترتی ہوں. لیکن امریکہ کے اوپر بھی انہوں نے وہ یہ ٹیکنیکل کوالٹی کنٹرول ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں اور سارے امریکنز اس کو مان نہیں رہے. اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ بیچارے پاکستانی بزنس مین بھی ٹھیک ہی کہتے تھے. ہندوستان کی حکومت نے ڈرامہ بازی رکھی ہوئی ہے ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس اور اس میں کوالٹی کنٹرول کے چکر میں تاکہ ان کو نہ کرنا پڑے گا. بہرحال اب ان کو کھولنا پڑے گا کیونکہ اب تو ظاہر امریکہ کا پریشر ہے. اب معاملہ یہاں پاکستان کے غریب اور مفلوک الحال حکومت یا بزنس مین کے ساتھ نہیں. خود امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے پاکستان سے چلنے سے پہلے یہاں دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلون مسک کے درمیان میں ایک بار پھر جو ہے ایک جنگ جو ہے اس کا آغاز ہو گیا. یہ جنگ جو ہے اس نے گزشتہ 48 گھنٹے میں بڑی شدت حاصل کر لی ہے جب فریش اٹیکس کیے ہیں ایلون مسک نے ریپبلکن پارٹی کے اوپر اور ڈونلڈ ٹرمپ پہ. بیک گراؤنڈ اس کا کیا بنا ہے کہ ریپبلکنز نے مر کے گرتے پڑتے سینٹ سے جو بگ اینڈ بیوٹیفل ٹیکس بل ہے ایکسپینڈیچر کٹنگ بل ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا, اس کو انہوں نے 1-1.5 ووٹ سے 2 ووٹوں سے انہوں نے اس کو پاس کروا لیا. وہ بھی بڑا ترلے منتے بہت ہی محنت کر کے انہوں نے کیا کیونکہ ریپبلکن پارٹی اس ٹیکس بل کے حوالے سے بڑی اسپلٹ ہے. یہ بل ہے کیا, اس میں 4.5 ٹریلین 4.5 ٹریلین 4.5 کھرب کے ٹیکسز میں کمی کی گئی ہے امیر امریکیوں کے لیے. اور اس میں ریپبلکن پارٹی کا یا ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ اس سے یہ اسٹیمولس ہے, اس کے نتیجے میں پروڈکٹیوٹی میں, پروڈکشن میں, بزنس میں جو ہے امریکہ کی گروتھ میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. لیکن اس کے نتیجے میں جو کرٹکس ہیں, جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے, اخبارات سارے کے سارے وہ کہتے ہیں کہ 3.3 ٹریلین 3.3 ٹریلین یا 3.3 کھرب کا قرضوں میں امریکہ کا اضافہ ہو جائے گا. اور یہ وہ پارٹی, یہ وہ پریزیڈنٹ ہے جو قرضے کم کرنے کے لیے آئے تھے. ریپبلکن پارٹی عمومی طور پہ چاہتی ہے کہ قرضے کم سے کم ہوں, اور یہ تو الزام ہمیشہ ڈیموکریٹس پہ. اب ایک ایسی صورتحال ہے جس کے نتیجے میں کہا جا رہا ہے اکارڈنگ ٹو نیو یارک ٹائمز جو پورسٹ امریکنز ہیں وہ سب سے بڑے اس کے وکٹم ہوں گے کیونکہ ان کی جو ہیلتھ ہے, ان کی جو نیوٹریشن ہے, ان کی بہت سی فیسلٹیز جو ہیں ان پہ سے خرچے جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے میڈی کیئر میں, میڈیکیڈ وغیرہ کے لیے. ریپبلکن پارٹی خود بھی اس بل اور اس قانون پہ بہت سپلٹ ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ ہاؤس کے اندر جہاں بھی بل جائے گا, پہلے ہاؤس سے شروع ہوا تھا, پھر اس میں ٹھوک بجایا, اس کو تھوڑا بہت ٹھیک کیا ہے سینٹ نے, اب یہ دوبارہ ہاؤس میں جائے گا. تو ہاؤس میں اس کا پاس ہونا آسان کام نہیں ہے بیکاز بہت زیادہ ریپبلکن پارٹی کے لوگ ایسے ہیں جو اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں. اور یہاں پر ایلون مسک نے یہ تڑی لگا دی ہے, دھمکی لگا دی ہے کہ جو اس بل کو پاس کرے گا, اس میں ووٹ ڈالے گا ریپبلکن پارٹی سے, وہ پورا ممکن بندوبست کریں گے کہ جو مڈ ٹرم ہونے ہیں 2026 میں, اس میں وہ ریپبلکن ہاؤس کے جو ریپس ہیں, ریپرزنٹیٹیوز ہیں, کانگریس مین ہیں, وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے. اب ڈونلڈ ٹرمپ تو شاید نہ ڈرتے ہوں ایلون مسک سے, لیکن ریپبلکن پارٹی جو پتہ چل رہا ہے خاصے گھبرائے ہوئے ہیں اس حوالے سے بیکاز پریزیڈنٹ تو بچ سکتا ہے ایلون مسک سے, ایلون مسک کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. لیکن ایک عام جو کانگریس مین ہے اس کے خلاف اگر ایلون مسک کی طرح کی آرگنائز اینٹی جو ہے اپنا پروپیگنڈا کا فائر کھولتی ہے, یہ بیچارے ویسے بھی پیسہ اکٹھے کرتے رہتے ہیں. ہر کانگریس مین نے ایک ہفتے میں $10,000 جو ہیں وہ اپنی لابنگ کے لیے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں, اور سارے پیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اشتہارات کے اوپر لگانے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے اگر ایلون مسک اوپر ٹویٹر لے کے ان کے اوپر چڑھ جائیں 220 بلین ٹویٹر فالوورز کے ساتھ اور بھی بہت طریقے ہیں, تو کانگریس مین جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں. اب ایلون مسک نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو پھر ایک تھرڈ نیو امریکہ پارٹی جو ہے وہ بننی چاہیے, اور میں دیکھوں گا کہ مڈ ٹرم 2026 کے جو الیکشن ہے اس میں انشور کروں گا کہ یہ وہ کامیاب جو ہیں وہ نہ ہو سکے. وہاں ویسے بھی بڑا خطرہ ہے کہ یہ 2026 کے مڈ ٹرم الیکشن میں ریپبلکنس کو بڑی ان کی ٹھکائی ہونی ہے. اب اس میں یہ دیکھیں کہ ٹرمپ نے ان سے سوال پوچھا گیا ایلون مسک سے, ظاہر ٹرمپ بہت تنگ آئے ہوئے ہیں, اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں اس کی ایسی تیسی کر دوں گا. اور ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کو, کیونکہ ایلون مسک ساؤتھ افریقہ سے آئے ہیں, ایک نیچرلائز سٹیزن ہے, تو کیا ایلون مسک کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ ٹرمپ نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو پکڑ کے ہم ڈیپورٹ کر دیں. یہ اور بات ہے کہ اگر خلیل محمود فلسطینی اسٹوڈنٹ کو ڈیپورٹ نہیں کر سکے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت اتنی کوشش کرنے کے بعد, تو ایلون مسک کو بھلا کیسے ڈیپورٹ کر پائیں گے؟ لیکن ٹرمپ نے یہ بھی دھمکی لگائی ہے کہ اسپیس ایکس کے جو فیڈرل گورنمنٹ کے کانٹریکٹس ہیں, ٹیسلا کی جو سبسڈیز ہیں, وہ بھی سب ختم کر دی جائیں گی, اور ایلون مسک کو یہ راکٹ, میزائل اور سیٹلائٹ اور اسپیس ایکس وغیرہ جو ہے وہ سب بھول جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے؟ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کروشل کویشچن ہے اس پوری تمہید کا. اصل کویشچن یہ ہے کہ ایلون مسک آخر اتنے بے وقوف تو ہے نہیں, تو واٹ از دی میتھڈ ٹو دس میڈنس؟ جبکہ اور جو طاقتور امیر ترین لوگ ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں جیف بیزوز ہیں جو شادی کر لی جا کے وینس میں, اور شادی میں بھی ان کے ڈونلڈ ٹرمپ پہنچے پورا لاؤ لشکر لے کے اٹینڈ کرنے کے لیے اٹلی کے اندر جزیرے میں وینس کے, تو وہ تو بولتے کچھ نہیں, اور سارے امریکن کیپٹلسٹ. تو ایلون مسک نے یہ پھڈا جو ہے ٹرمپ کے ساتھ کیوں کیا ہے, نوئنگ فلی ویل کہ فیڈرل گرانٹس بھی ہیں, اسپیس ایکس پروگرام سب کچھ ہے.
अब उसकी वजूहात जो लोग बिज़नेस को देख रहे हैं वो कहते हैं कि इलॉन मस्क को बहुत नुकसान हुआ है, मतलब उनका जो स्टारलिंक प्रोग्राम है वो भी ठीक सेल नहीं हो रहा, वो चल हो रही है किसी हद तक, टेस्ला में बहुत नुकसान हुआ है, शेयर प्राइस उसकी गिर रही है। और अब से चंद महीने पहले इलॉन मस्क की मार्केट कैपिटलाइजेशन अमीर तरीन आदमी की हैसियत से $1 ट्रिलियन, $1 खरब उनकी उस वक़्त वेल्थ की असेसमेंट थी। ही स्टिल द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बट अब इस वक़्त वो दूसरे बंदे से अभी भी तकरीबन जो सेकंड है रिचेस्ट पर्सन है, उससे $150 बिलियन ज़्यादा उनके पैसे हैं। लेकिन इस वक़्त उनकी वर्थ जो है वो $400 बिलियन है। अगर मेरे और आपके पास 10 करोड़ के बजाय सिर्फ 4 करोड़ बाकी रह जाएँ, तो ज़ाहिर है हमें हार्ट अटैक हो जाएगा। लेकिन वो अभी भी खड़ा है शेर का बच्चा, 1 ट्रिलियन के बजाय 400 बिलियन रह गए और वो डोनाल्ड ट्रंप से लड़ाई करना चाहते हैं। तो क्यों करना चाह रहे हैं? इसलिए कि इलॉन मस्क ने ये असेसमेंट की है अकॉर्डिंग टू सम एनालिस्ट कि उनका जो अपना सारा कंज्यूमर कमर्शियल मार्केट बेस था वो लिबरल्स का था। जो कंज्यूमर है, टेस्ला का जो बायर है और जो उनकी वो अगली सी एक है साइबर कार है, साइबर जो ट्रक है, उसका जो बायर है वो लिबरल है एसेंशियली। और जब उन्होंने ट्रंप को सपोर्ट किया और मैगा को सपोर्ट किया तो ये सारे लिबरल क्राउड जो है उनसे नाराज़ हो गए। यही सूरत हाल उनकी यूरोपियन मार्केट में है और चाइनीज़ मार्केट में खैर वो ही इज़ डूइंग वेरी वेल। लेकिन यूरोपियन मार्केट के अंदर भी ये मसला है कि जब उन्होंने राइट ऑफ द सेंटर या राइटेस्ट उन्होंने पार्टीज़ को सपोर्ट किया, और अब वो आप पता है बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल चुप हैं। और उन्होंने जो है ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ ही इलॉन मस्क ने स्टेज पे कोई पोजीशन नहीं ली। तो यूरोप में भी जो लिबरल है, जो एक एजुकेटेड क्लासेस हैं, वो उनका प्रोडक्ट खरीदती थी, उन्होंने उनके प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया। अब इलॉन मस्क ट्रंप के साथ फड्डा करके अपनी मार्केट प्रेजेंस को भी इम्प्रूव करेंगे और एक बड़ा अनलाइकली उनको वेलकम किया गया है उनकी इस पोजीशन को एक ऐसे मुल्क से जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे, और वो है चीन, जहाँ पर इलॉन मस्क पहले ही बड़े पॉपुलर हैं लेकिन गुज़श्ता 48 घंटों में और बड़े पॉपुलर हो गए हैं, जहाँ लोग उनको एक हीरो के तौर पे देख रहे हैं। और वहाँ पर गार्डियन की हेडलाइन लगी है कि 1 बिलियन चीनी आपके साथ हैं, 1 बिलियन पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर स्टैंडिंग बाय इलॉन मस्क। अब इस लड़ाई का होता क्या अंजाम है, ये अब आप देखें कि क्या होगा। अब आए ये वो सारे सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस दुनिया के, जिसमें अब हम पाकिस्तान के अंदर चलते हैं, जिसको डीन्यूक्लियराइज करने के लिए हिंदुस्तान और इसराइल ने मिलकर हमला करना है। और ये मुल्क इतना ताकतवर है कि इसने जवाबी तौर पे हिंदुस्तान और इसराइल दोनों को डीन्यूक्लियराइज कर देना है। और विद अ स्माइलिंग बुद्धा, यहाँ पर इमरान खान ने 10 मुहर्रम के बाद एक प्रोटेस्ट कॉल, एहतजाज की कॉल उन्होंने दी है, जिसका हमें अलीमा से पता चला है। और अलीमा कह रही हैं कि सलमान अकरम राजा जो हैं वो इसकी स्ट्रेटजी जो है वो देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रोटेस्ट कैसे होगी। वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जिसने अभी इमरान खान की तमाम इंस्ट्रक्शन, हदायत, इन रिक्वेस्ट के ख़िलाफ़ बग़ैर इमरान खान से कंसल्ट किए हुए खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास कर दिया है, जहाँ अभी जुडिशल कमिशन ऑफ पाकिस्तान ने अजीबो-गरीब किस्म की तैनातियाँ कर दी हैं सारी की सारी जजेस की। तो यहाँ पर ये प्रोटेस्ट मूवमेंट जो है 10 मुहर्रम के बाद कैसे चलेगी, इसे कौन लीड करेगा, ये एक प्रिंसिपल क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि सलमान अकरम राजा इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी जो है वो देते हैं। बहरहाल एक इंटरेस्टिंग एक आइटम वो है, डिस्कशन आइटम है, एक पॉइंट है जो अब से कुछ तकरीबन 24-36 2 दिन पहले आप कह लें कि फ़ख्र रहमान, जो एक बड़े क्रेडिबल पाकिस्तानी सहाफ़ी जर्नलिस्ट हैं, वो सियासत.pk के एक डिस्कशन में अपीयर हुए, जहाँ पे उन्होंने कहा कि उनको क्रेडिबल गवर्नमेंट सोर्सेस से ये पता है चला है कि जब डोनाल्ड ट्रंप की और डोनाल्ड ट्रंप की टीम की पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ 2 दिन की जो मुलाकातें हुई थी, जिसमें पहले टीम की मुलाकात हुई, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको एक सेरेमोनियल लंच करवाया था, जिसमें कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब की गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी व्हाइट हाउस से, वो तो हमारी भी खड़ी हो जाती है थोड़ी दूर, बहरहाल वहाँ से वो पैदल ही अंदर गए थे। तो क्योंकि वो ऑफिशियल स्टेट गेस्ट नहीं थे, सिर्फ स्टेट गेस्ट की गाड़ियाँ जो है अंदर जाती। बहरहाल एक दिन पहले की मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने, और ये मैंने आपको एक पिछले व्लॉग में भी कहा था, मुझे अमेरिका में भी एक सोर्स से पता चला था कि जनरल आसिम मुनीर पे और जनरल आसिम मलिक के ऊपर ये उन्होंने दबाव डाला कि पाकिस्तान की सियासत की डायरेक्शन को ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम पे भी कांग्रेस का खासा दबाव है, तो आप हमारी मदद करें। पोलाइटली उनको कहा गया है, नॉट दैट कि कोई बहुत उनको थप्पड़ मार के कहा गया है, पोलाइटली कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर की सिचुएशन को ठीक करें। अब फ़ख्र कहते हैं कि उसके बाद दोबारा इमरान खान को अप्रोच किया गया था, लेकिन इमरान खान जो हैं वो अपने असूल पे खड़े हैं और जो कुछ उनसे मांगते हैं GHQ के दानश्वर, वो इमरान खान जो हैं वो उनको दे नहीं पाते। ये वो सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस हैं जिसके दरमियान में जब डीन्यूक्लियराइजेशन का नैरेटिव अगर शेप करने की कोई कोशिश कर रहा है अंग्रेज़ी की वीडियोज़ के ज़रिए, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सियासत के डायनामिक्स से तवज्जो हटा के नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम के अंदर चीज़ों को डिफ़ाइन करने की मसलसल कोशिश की जा रही है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।